सीबीएसई के टर्म 1 के टेस्ट सीरीज के 11th के फर्स्ट टेस्ट के एक्सप्लेनेटरी वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट को देखेंगे। इसमें दो बातें ध्यान देने की है। सेक्शन ए से 20 क्वेश्चंस, सेक्शन बी से 20 क्वेश्चंस और सेक्शन सी से 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस इवेलुएट होंगे। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ए, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम बी and first 5 questions from C will be evaluated. So why to waste your time in attempting more than these questions? And the second point is, आप ध्यान देंगे कि there is no negative marking. तो हमें 20 से ज्यादा अगर नहीं करने हैं तो 20 से कम भी नहीं करने हैं, इसमें 5 से कम भी नहीं करने हैं। पहला क्वेश्चन देखें। डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम का। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और इनके डायमेंशंस आई ml स्क्वायर ओमेगा टी टू द पावर -1, और इस तरह से ये ऑप्शन हो गया आपका डी, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करने हैं। मास दे रखा है 22.42 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 4.7 सीसी, एरर है 0.01 ग्राम का, इसमें 0.1 सीसी का, और जब आप रो देखेंगे वह होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और परसेंटेज एरर जब रो का निकालेंगे तो एरर अपॉन ओरिजिनल प्लस एरर अपॉन ओरिजिनल होल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू ऑल सो स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, और इसका वैल्यू नियरली 2, और इसी 0.02, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 2%। सो योर ऑप्शन इज बी। थर्ड क्वेश्चन, यह भी डायमेंशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे विस्कस फोर्स के बारे में दे रखा है ऑलरेडी इसका फॉर्मूला F = दिस मच, और पूछा जा रहा है आपसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का डायमेंशन। तो ईटा निकालने हैं हमें, इसे हम ऐसे लिख लेंगे F/A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। F का डायमेंशन आपको पता है mlt-2, A L2, और V हो गया LT-1 डिवाइडेड बाय L, और इसलिए यह बच जाएगा सिर्फ T-1, और इस तरह से डायमेंशन हुआ ML-1 T-1। This dimension of coefficient of viscosity is one of the most important dimensions in physics for 11th, इवन की नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे तो अदरवाइज भी आप याद रखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन में आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रहा है, लेकिन आपसे डिस्प्लेसमेंट उस समय का पूछ रहा है जब वेलोसिटी 0 हो। तो सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड करने पड़ेंगे। इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x और t के रिलेशन में, जो हुआ x = t-3 होल टू द पावर 2, और अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, v मिलेगा, जो आ गया हमारा 2 × t-3। अब हमें वेलोसिटी 0 के समय का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यह पता करना है कि वेलोसिटी 0 होगा कब। वेलोसिटी 0 तब होगा जब 2t-3 0 होगा, और इस तरह से t का वैल्यू आया हमारा 3 सेकेंड, और उस 3 सेकेंड के वैल्यू को जब इसी x के इक्वेशन में पुट करेंगे तो आएगा 0 मीटर। सो द ऑप्शन इज बी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, जिसमें यह कहा गया है कि बॉडी जब मोशन करता है तो फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी जो है यह v1 है, सेकेंड हाफ की वेलोसिटी v2 है। आप चाहे तो पूरे को अगर 2x लें तो यह x और x होगा, पूरे को अगर s लें तो यह s/2 और s/2 होगा, और इस तरह से ये तो प्रॉपर तरीका है कि पहले हम लोग a से b तक का निकाल लिया टाइम हमने, फिर b से c तक का टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम हम निकालेंगे तो दोनों का सम होगा, और v एवरेज आप जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि s है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और इसे सॉल्व करके v एवरेज का वैल्यू आया 2v1v2 अपॉन v1 + v2। मैं तो कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें, बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है, लेकिन तब यूज होता है जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट सो 2। अगर यही इक्वल 3 पार्ट्स में होता डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी v1 v2 v3, तो जरा सा इसमें चेंजेस होकर के हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1।
और इस तरह से इसके तो डायरेक्ट आप आंसर याद रखेंगे, फॉर्मूला है ये, टाइम सेव होगा। 6th क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर देंगे और इस तरह से इनको सॉल्व करके ये फाइनल वेलोसिटी आया जो कि वेक्टर फॉर्म में है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम लिख लेंगे √7² + 7² जैसा कि कॉमन प्रैक्टिस होता है आई और जे के केस में, और सिंपल से क्वेश्चन आंसर हो गए आपके 7√2 यूनिट। 7th क्वेश्चन प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। किसी हाइट से सपोज कर लें कि ये है हाइट, ये ग्राउंड सरफेस है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया इस 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और दूसरे को यहां से ड्रॉप किए। ध्यान रहे चाहे यह वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो चाहे 500 मीटर पर सेकंड हो, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा वह 0 होगा और ड्रॉप जिसे किए हैं उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। सो दे विल टेक इक्वल टाइम्स इन फॉलिंग थ्रू द सेम हाइट, और इस तरह से दोनों जो है यहां पर ग्राउंड पे पहुंचेंगे एक साथ एंड दिस इज योर आंसर। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपसे कह देगा या बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम सम हाइट एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट, व्हिच वन विल स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट? बोथ विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम because they have to cover equal heights with same vertical velocity, और इसलिए आपका आंसर हुआ 8th क्वेश्चन जो कि सर्कुलर मोशन के बारे में है और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें ना, एंगुलर वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, या टी चाहिए तो 2π/ω, पूरे फिजिक्स में यूज होता है बार बार। अब चूंकि टी दोनों का ही सेम दे रखा है, टाइम पीरियड आर सेम, तो अगर टी सेम है तो 2π तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, और इसलिए ω1 और ω2 का रेशियो 1 होगा, मींस की 1/1 मींस की 1:1, एंड द आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। देखिए दिस इज द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ ऐसा सिचुएशन है आपका, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये ऐसे मोशन करता हुआ आप यहां पहुंच जाएगा। अब जब देखेंगे आप ये जानते हैं कि ये एंगल अगर 45 डिग्री है और यह वेलोसिटी अगर आपका v है, इधर का कंपोनेंट तो होगा v cos 45 और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह v sin 45। और आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लें, यह v cos थीटा जो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये तो यूं ही रहता है, और अगर यह वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो एक्स एक्सिस के अलोंग मींस की हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी चेंजेस नहीं होंगे मोमेंटम में, जो भी चेंजेस होगा वह वर्टिकल कंपोनेंट में होगा। यहां v sin थीटा अगर इस पोजीशन पे है मींस की v sin 45 डिग्री, तो यहां पर जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप इसे पॉजिटिव लेंगे तो यह नेगेटिव होगा और इसे पॉजिटिव लेंगे तो यह नेगेटिव होगा। तो या तो आपके नेगेटिव में आएंगे 2mv sin 45 डिग्री या पॉजिटिव में, क्योंकि यहां पर नेगेटिव पार्ट दिया ही नहीं है और डायरेक्शंस का कोई फिक्स नहीं कहा है कि किसे आपको पॉजिटिव किसे नेगेटिव लेना है। सो योर आंसर इज √2mv और ए ऑप्शन इज। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा समझने और टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके पास टाइम कम हो और ये क्वेश्चन आपको ठीक से नहीं आता हो तो इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करें, और जब टाइम बचे तब इसे ट्राई करें। समझने का क्वेश्चन है, इसे समझ लें। ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से बॉडी स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और जब रेस्ट से मोशन हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, चाहे यहां फ्रिक्शन हो या नहीं हो, चूंकि थीटा कांस्टेंट है, सरफेसेस सेम है, इसलिए म्यू भी सेम, mg भी सेम, इसलिए आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट है वह भी सेम। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अगर ये नीचे एक्सेलरेटेड मोशन से आ रहा है मींस की यह एक्सेलरेशन अगर ये होगा, फ्रिक्शन के केस में mg sin थीटा ज्यादा होगा, म्यू mg cos थीटा कम होगा,
और नेट फोर्स जो होगा वह होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, जो कि ma के बराबर होगा। और इस तरह से m तो कैंसिल हो जाएंगे। फ्रिक्शन के केस में आपका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अगर ये आप जानते हैं फिर तो किसी भी टाइम लगने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसमें टाइम निकालने के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को एनरीच करना पड़ेगा। जब भी कभी u हो जीरो तो आप जानते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस में s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो जीरो है तो ut भी जीरो, मीन्स की दिस इज योर हाफ gt स्क्वायर या हाफ at स्क्वायर। और टाइम चाहिए तो यह हो जाएगा t स्क्वायर तो होगा 2s अपॉन a, लेकिन t होगा आपका अंडर रूट 2s अपॉन a, 2s अपॉन a। और इसी t के वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया है। s को तो s रहने दिया है, a की जगह पर फ्रिक्शन वाले केस में हमारा एक्सेलरेशन है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। लेकिन केस 2 जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा उस समय, क्योंकि सेकंड केस इज द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और उस कंडीशंस में यह पार्ट तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ यह mg sin थीटा रहेगा जो कि ma के बराबर होगा। और इस तरह से a हमारा g sin थीटा के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। और यहाँ पर दे रखा है साफ साफ कि फर्स्ट केस में टाइम जितना लगता है सेकेंड केस में उससे आधा टाइम लगता है, मींस की फर्स्ट केस में फ्रिक्शन वाले केस में डबल टाइम लगता है। सो t1 इज टू t2। हमें रूट हटाना था इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, और इस तरह से ये हमारा इक्वेशन आ गया ऐसा। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट से पूरी तरह वाकिफ हैं तब तो आप डायरेक्ट आप यह इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से, t1 का इक्वेशन और इस t2 का इक्वेशन, और फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्योंकि t1 जो है यह वह हाफ है इसके, मींस की t2 के से डबल, सॉरी t2 से डबल है t1। तो t2 में हमने अब चूंकि रूट हटाए हैं स्क्वायर किए हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा म्यू का वैल्यू आएगा 3/4 tan थीटा, और थीटा है हमारा 45 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा, मींस की 3/4। और इस तरह से म्यू का वैल्यू आ गया आपका 0.75। थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। यहां पर दे रखा है कि टोटल मास है आपका 5 kg, टोटल मास 5 kg। एक्सप्लोजन की वजह से 1:1:3 के प्रोपोर्शन में फ्रैगमेंट्स बढ़ते हैं। तो अगर टोटल मास है 5 kg तो m1 और m2 बराबर होंगे कितने, 1 kg ईच, और जो तीसरा पार्ट है वह 3 kg होगा। चूंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो। और इस तरह से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के केसेस को जब देखेंगे तो सिचुएशन कुछ कुछ ऐसा बन रहा है आपका। ये है एक छोटे वाले पार्ट का यह mv और यह भी mv म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इनका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो यह तो इस डायरेक्शन में होगा और यह होगा √2mv, √2mv। नेचुरली जो चूंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल को भी जीरो होना है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है थर्ड का मोमेंटम भी इसी के इक्वल बट जस्ट अपोजिट होगा, मींस की इधर की तरफ होगा। दिस विल बी योर 3m मास है उसका, और अगर v डैश वेलोसिटी है तो 3m v डैश। और इस तरह से यही आपका, हमने इसको v3 कह दिया, ये 3v3 जो है, अब ये दोनों का तो आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे इसको इतना √2mv, मींस की 21√2mm तो कैंसिल हो जाएंगे सबके। और इस तरह से v3 जो आपका निकल करके आएगा वह आएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, यहां हमने देखा कि यह ब्रांच से मंकी डिसेंड कर रहा है डाउनवर्ड, वेट उसका हुआ है mg, टेंशन इसमें t होगा ऊपर की तरफ। चूंकि एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है जिसके चलते आप इक्वेशन बनाएंगे तो होगा mg माइनस t इक्वल टू ma। यहां दे रखा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी है, मींस की जितना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा टेंशन यह ब्रांच बियर नहीं कर सकता। तो जरा पता तो करें कि यह कितना टेंशन बियर कर सकता है।
मीन्स की टेंशन टी जो होगा 75% ऑफ mg, मीन्स की 3/4 mg। और यही वैल्यू यहां पर पुट कर दें, ma इज इक्वल टू mg माइनस 3/4 mg, मीन्स की 1/4 mg, mm कैंसिल, a will be g/4 and this is your answer. So the answer is C. क्वेश्चन नंबर 13, फोर्स दे रखा है हमें, एक्सेलरेशन दे रखा है, मास फाइंड करना है। पॉपुलर सा रिलेशन आप सभी जानते हैं, F इज इक्वल टू ma। हमें m चाहिए F अपॉन a, तो F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि 10√2 हुआ, मास निकालना है 10√2 अपॉन 1 मींस की 10√2 kg। क्वेश्चन नंबर 14, प्योरली कंसेप्चुअल, E का वैल्यू पूछा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। याद रखेंगे आप, E होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसका वैल्यू वेरी करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। 1 तब जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, 0 तब जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो। सो आवर आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पावर दे रखा है 2 किलोवाट और हाइट दे रखा है 10 मीटर। पावर आप जानते हैं वर्क डन अपॉन टाइम होता है। 10 मीटर हाइट तक अगर हमें लिफ्ट करना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द फोर्स, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द नेट वर्क डन। हमें लेकिन मास चाहिए तो यह हो जाएगा P इंटू टी डिवाइडेड बाई GH। सारे वैल्यू दे रखे हैं। अब ध्यान रहे यहां पर, चूंकि हाइट आपका मीटर में है, पावर को भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को भी 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज योर कन्वर्जन, और इस तरह से जो आंसर निकल करके आया 1200 kg, और हम जानते हैं वाटर के केस में 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, तो यह भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपका इसमें एड अप कर दिया है, मींस की 1200 लीटर। क्वेश्चन 16, यहां कह रहा है कि बुलेट का मास है 10 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड। सेम लेवल पर जब वो है स्ट्राइक करता है तो उस समय वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, मींस की उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। और किस वजह से? जितना उसने वर्क डन किया होगा एयर रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, उतना ही उसके काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज हुआ है। और इसी फॉर्मूले से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने वैल्यूज पुट किए। यहां पर एक बात ध्यान रखें, जहां कहीं भी ऐसा सिचुएशन बने, इसे स्क्वायर करके माइनस करने के बजाय ज्यादा बेटर वे होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, मीन्स की 1500 मल्टीप्लाइड बाई 500, और इस तरह से इसको आप खत्म कर देंगे किसी के भी 2 जीरो से, 500 के 2 जीरो से, इसे डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 3750 जूल, एंड द ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 17, वेरी सिंपल, जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा और वह भी कांस्टेंट स्पीड से, मींस की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे केसेस में वर्क डन 0 होता है। ये देखें, दिस इज द सर्कुलर पाथ, दिस इज द सेंटर। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, एंड cos 90 0, दैट्स व्हाई वर्क डन इज 0। क्वेश्चन नंबर 18, इस फार्मूले को यूज करेंगे। हमारा वर्क डन दिया है 25, और यह हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 50 cos थीटा, means की cos theta is equal to 1/2, and this is your cos 60 degree, and hence theta is equal to 60 degree। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हैं यह 3 RPM जो दे रखा है, यह आपका एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और मींस की न्यू है, और आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, मींस की, और वह भी दे रखा है रिवॉल्यूशंस पर मिनट में। तो अगर इसे रेडियन पर सेकंड में बदलना है, इसे भी आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मींस की ये न्यू है आपका 3,
2 पाई अपॉन 60, तो आपका ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गया, जो कि π/10 रेडियन पर सेकेंड है। दिस इज योर ओमेगा नॉट। आपसे पूछ रहा है टॉर्क। जिस तरह से फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क होता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन मींस की अल्फा। और अल्फा निकालने के लिए आपको रोटेशनल मोशंस के काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे। आई निकल करके आएगा 16/10⁴। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, तो 2 पाई रिवॉल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 पाई इंटू 2 पाई मींस की थीटा इज 2 पाई इंटू 2 पाई। यहां यह चीज कंफ्यूज नहीं होना। और इस तरह से इनके जब वैल्यू रख दिए, अल्फा का वैल्यू आ गया, और अब तो हमने आई निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया। टॉर्क के लिए सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। द आंसर इज 2 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। रोलिंग मोशन का केस है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रोलिंग मोशन हो रहा है। जब रोलिंग मोशन होगा तो उसमें दो दो तरह के काइनेटिक एनर्जी होंगे, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। और जो वर्क डन होगा वह भी उस काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर ही होगा। क्योंकि फाइनली बॉडी स्टॉप हो रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा। मींस की जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रही होगी उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी half I omega square is the rotational kinetic energy, half mv square is the translational kinetic energy। और I चुके यह डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर। ओमेगा आप जानते हैं रोलिंग मोशन के केस में यह ओमेगा हो जाएगा v/r मींस की v स्क्वायर अपॉन r ओमेगा स्क्वायर की जगह। और इस तरह से ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर यह तो हो गया आपका हाफ mv स्क्वायर और यह बचेगा 1/4 mv स्क्वायर, दोनों मिलकर 3/4 mv स्क्वायर। इनके वैल्यूज को पुट करेंगे, द आंसर इज 3 जूल। क्वेश्चन नंबर 21, यह भी रोटेशनल मोशन का केस है जिसमें एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशियो पूछ रहा है। जो निकालेंगे इनके सिंपल फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पुट करना है, दोनों के वैल्यू रखने हैं, हाफ हाफ कैंसिल होंगे। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर। इसका जो एंगुलर स्पीड दे रखा है वह इससे डबल है, वैल्यू पुट कर देंगे। जो कैंसिल हो सकता है करेंगे, वैल्यू आएगा 1/5 मींस की 1:5, तो आंसर होंगे हमारे बी। 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो हमने यहां मेंशन स्पेशली कर रखा है कि इस तरह के सिचुएशंस में कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास को यूज करें। जैसे ये है, दो पार्टिकल्स के कोलिजन का केस होता है, दो हेवी ऑब्जेक्ट्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग रिड्यूस्ड मास का केस यूज करते हैं। और वह रिड्यूस्ड मास होता है म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जब हम रिड्यूस्ड मास का केस यूज करते हैं तो यहां पर टू मास सिस्टम्स को हम लोग सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और तीनों जो है, अगर आप इस तीनों फैक्ट्स को याद रखेंगे, रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को, तो आप इन क्वेश्चंस में जो छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आप जल्दी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चंस के लिए ये काम आएगा। यहां आप देख रहे हैं कि g एट हाइट h जो है g r/r+h⁻² है। अगर हम इसमें m से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी करेंगे। दिस इज द वेट ऑन द अर्थ एंड दिस इज द वेट एट ए हाइट h। और सिंपली आप यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज 1/16, तो mg/16 कर देंगे। दिस इज योर mg कैंसिल, 1/16 मींस की 1/4 स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे 1/4, और इस तरह से आपको h का वैल्यू 3r आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहां आपसे पूछा गया है कि अगर अर्थ के सरफेस से 3r हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट हो रखा हुआ तो उसकी स्केलर वेलोसिटी क्या होगी।
आप जानते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे इसका वेलोसिटी होता है √2 gm/r, और यही अगर h हाइट पर हो जाए तो r की जगह r+h हो जाएगा, और h का वैल्यू 3r दे रखा है, मींस की 2gm/4r, मींस ये 2 से 4 कैंसिल, मींस की gm/2r टू द पावर 1/2 या √ जैसा भी हो, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में a इससे मैच कर रहा है, सो आवर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक सैटेलाइट है एस जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के राउंड। जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, पाथ कुछ कुछ ऐसा होगा। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, और एलिप्टिकल पाथ के केस में ये फोकस और ये फोकस होगा। सपोज कर ले यहां पर अर्थ है, जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस समय जैसे जैसे r का वैल्यू कम होता जाता है, वेलोसिटी बढ़ते जाता है, और इसके कंडीशंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। जैसे पहला ही है स्टेटमेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं मैग्नीट्यूड। लीनियर मोमेंटम p या होता है mv, m तो कांस्टेंट है लेकिन v इसका बदलता रहता है। यहां पर वेलोसिटी रहेगा मिनिमम, यहां पर पहुंचकर वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। r कम हुआ, वेलोसिटी ज्यादा हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर रहा है, ये भी गलत हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम, तो यह भी स्टेटमेंट गलत। यहाँ बी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि जहां कहीं भी रहेगा इसका जो एक्सीलरेशन है हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगा, सो आवर आंसर इज बी। इस क्वेश्चन में आपसे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है। वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह के स्केल होते हैं, एक को कहते हैं मेन स्केल, एक को कहते हैं वर्नियर स्केल। और लीस्ट काउंट जो होता है 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल -1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और इस तरह से यहां पर आपसे दे रखा है कि n डिवीजन वर्नियर का वह कोइंसाइड कर रहा है n-1 डिवीजन मेन स्केल से, मींस की दिस n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हमें लीस्ट काउंट निकालने के लिए ये दोनों चाहिए, तो ये तो हमें मालूम है। कैसे मालूम है? यहां पर दे रखा है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मींस कि n डिवीजन में 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन में कितने होंगे? 1/n सेंटीमीटर। लेकिन इसका हमें निकालना है, इसके लिए हमने निकाल लिया कि वह होगा n-1/n मेन स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हमें मालूम है, अभी अभी बताए हैं कि n डिवीजन जो है वह है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन कितना होगा? दिस इज योर 1/n सेंटीमीटर। और सिंपली हम 1 मेन स्केल डिवीजन की जगह 1/n सेंटीमीटर रख देंगे। द आंसर इज 1/n²। क्वेश्चन नंबर 27, 3 क्वांटिटी है, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तीनों फंडामेंटल कांस्टेंट्स है। आपको इनको यूज करके लेंथ का डायमेंशन फाइंड करना है, मींस की L विल डिपेंड ऑन H, C एंड G, जिसके पावर हो सकते हैं X, Y, Z। दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे। L का डायमेंशन हमने लिख दिया, H का डायमेंशन mL2T-1 होता है, क्योंकि H जो प्लैंक्स कांस्टेंट है यह जूल सेकंड होता है, मींस की एनर्जी के डायमेंशन में जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें H का डायमेंशन मिल जाएगा। वेलोसिटी का तो सभी जानते हैं, LT-1। G के डायमेंशंस को आपको याद रखना पड़ेगा, या जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है F = G m1m2/r², उससे G का डायमेंशन याद एक बार निकाल करके देख लें, फिर उसे याद रखें। दोनों तरफ को इक्वेट भी करेंगे हम। पहले हम सारे m के पावर को कंबाइन कर लिए, x - z हुआ, l पावर हमने ले लिया 2x + y + 3z, और सिमिलरली t के पावर यहां से -x - y - 2z। यहां m का पावर 0 है, यहां m का पावर x - z है। इसी तरह से हमने इक्वेशंस बना लिए दोनों तरफ के। इसको कहते हैं डायमेंशनल प्रॉपर्टीज के होमोजेनिटी।
और होमोजेनिटी की वजह से इसका पावर, ये राइट और लेफ्ट के पावर जो है इक्वल होंगे। और ये तीन जो इक्वेशंस हमारे बने, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें जब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट, देख लें यहाँ पर h का पावर x है और z दोनों 1/2 है, तो दोनों अंडर रूट हो जाएंगे। g का पावर हमारा आया है -3/2, मीन्स की ये डिनोमिनेटर में जाएगा और तब c का पावर 3/2 होगा। सो आवर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमें थर्ड सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। क्योंकि यहां पर u 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सिंपली फॉर्मूला जो है a/2 2n-1, इसे सॉल्व कर लें, आंसर आएगा 10/3 मीटर। सो द ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बहुत आसान पोजीशन है, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो कि दे रखा है, यह इक्वेशन है। हमें पार्टिकल के पोजीशन उस समय पता करने हैं जब मैक्सिमम स्पीड हो। ध्यान रहे, स्पीड मैक्सिमम तब होता है जब एक्सेलरेशन हो 0। एक्सेलरेशन हो 0 मींस की dv/dt हो 0। इसके लिए हम इस x को यूज करके पहले v निकालेंगे, जो कि आ गया 18t-3t²। एंड फॉर v टू बी मैक्सिमम dv/dt इज इक्वल टू 0 मींस की 18t। अब इसे dv/dt करेंगे तो यहाँ आएगा 18 - 60, और इस तरह से t का वैल्यू निकल करके आ गया 3 सेकेंड। अब सिंपली इस जगह हम t का वैल्यू जब 3 रख देंगे तो x का वैल्यू आएगा 54 मीटर एंड आवर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 30, क्रॉसिंग द रिवर का केस है। दो तरह के केसेस होते हैं, क्रॉसिंग द रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ ए से अगर बी तक पहुंचना है, दिस ए बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ट्रेवल करना हो तो हमें लेफ्ट की तरफ एंगल लेकर के चलना पड़ेगा थीटा, और यही थीटा हमें निकालना है। अगर इसी में आपको शॉर्टेस्ट टाइम कहता, फिर तब आपका यह vs जो होता है स्विमर की वेलोसिटी, वह अलोंग ए बी होता, और जो पाथ होता वह ऐसे यहां पर पहुंचते सी पर, इस जगह। एंड दैट इज, अगर ए से सी पर पहुंचते टाइम मिनिमम लगता। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो ए से बी तक जाना है, मींस कि हमें चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इसको अगर डी कर ले तो ए डी की तरफ। और यही एंगल थीटा जब फाइंड करना है तो आप जानते हैं इस एंगल थीटा के लिए यह परपेंडिकुलर हुआ, यह हाइपोटेनस हुआ, तो हम साइन थीटा निकाल लेंगे, मींस की साइन थीटा विल बी वी आर अपॉन वी एस। वी आर इज 10, वी एस इज 20, सो we have sin theta is equal to 1/2, means की sin 30 डिग्री, so theta is 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, 30 डिग्री वेस्ट। वैसे अगर आपका ये आंसर आ गया है तो बाकी किसी में 30 डिग्री नहीं है, ये ऑप्शन आप ले सकते थे अदरवाइज। क्वेश्चन 31, यहां पर आपको कंपैरिजन करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ से। हम जानते हैं ट्राजेक्टरी का इक्वेशन y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta। अब देखिए क्या क्या है कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट और tan थीटा कांस्टेंट, x स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, मींस की जो डिपेंडेंस होगा वह होगा g अपॉन u स्क्वायर। क्योंकि ट्राजेक्टरी सेम है इसलिए दोनों के g अपॉन u स्क्वायर कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो प्लैनेट है उस पर अगर g डैश हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g डैश अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 5 स्क्वायर, सॉल्व करके आएगा आपका 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 33, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी उसकी दे रखी है, अब वो ब्रेक करता है 2 मासेज में जिसका रेशियो है 1:5, तो स्मॉलर मास विल बी m, लार्जर मास विल बी 5। और इससे दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉलर मास, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ लार्जर मास। और ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल के सम के बराबर होगा। इनके वैल्यूज हम पुट कर देंगे, इसको हमने 6m लिया है, इसको हमने m लिया है, इसको 5m लिया। v2 हमें 5 फाइंड करना है, m तो दोनों तरफ से कैंसिल होंगे,
मीन्स की 5v2 विल बी, अब इसको इधर ले आकर के हम माइनस करेंगे, इतना आएगा, मीन्स की v2 फाइंड करना है, 5 से डिवाइड करेंगे, आवर आंसर विल बी दिस इज आवर v2। क्वेश्चन नंबर 34, सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये है एक टेबल, यहां पे एक स्ट्रिंग है जिसके साथ कनेक्टेड है एक मास और वह फिक्स्ड है इस पॉइंट पे, और ये कर रहा है रिवॉल्व ऐसे चारों तरफ। ऐसे कंडीशंस में यहां पर वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो तरह के फोर्सेज जो टेबल पे रखे हुए हैं, या मास तो वेट का फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल एक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए इसके पास सिर्फ एक ही फोर्स है, वह है टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू mv square upon L is equal to T, and the answer is D। 35 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखें, ये आपका रिजिड वाल है और ऐसे ऑब्जेक्ट आकर के कोलाइड करता है, सेम स्पीड से इधर की तरफ फिर बाउंस बैक करता है, और यह एंगल 60 डिग्री, यह भी एंगल 60 डिग्री। याद यहां रखें कुछ चीजें, जब भी कभी ऐसा सिचुएशन होगा तो जो वाल का प्लेन है उसमें कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होता, हमेशा चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल टू द वॉल एंड अवे फ्रॉम द वॉल होता है। इसी को निकालने के लिए आप अगर चाहें तो इसे देख सकते हैं, दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। हम इसे ओरिजिन ले लें, यह एंगल 60 डिग्री है, तो उस कंडीशन में यह एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये अगर हमने इसे v माना है तो यह भी हमारा v होगा, ये इनिशियल। और इस तरह से इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होगा v cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ होगा कंपोनेंट नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम इसे माइनस v sin 60 डिग्री कहेंगे। फाइनल आपका इधर की तरफ हुआ, दिस इज द ओरिजिन। अब इसको भी अगर हम v कहें, इसके कंपोनेंट इधर की तरफ माइनस v cos 60 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है माइनस v cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ माइनस v sin 60 डिग्री। अब अगर आप along द वॉल लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस sin 60 डिग्री और माइनस v sin 60 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर की तरफ कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि इंपल्स अगर हमें निकालना है तो इंपल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, एंड देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वॉल। जब आप निकालेंगे अवे फ्रॉम द वॉल या टुवर्ड्स द वॉल, नॉर्मल टू द वॉल, तो उस कंडीशंस में इनिशियल आपका ये है v cos 60 डिग्री, फाइनल है माइनस v cos 60 डिग्री, मींस की फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो माइनस mv cos 60 डिग्री माइनस इनिशियल विल बी mv cos 60 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर के एड अप हो जाएंगे। चूंकि हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो यह हो जाएगा mv और आंसर होगा हमारा a। तो याद रहे, along the wall कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं, नो इंपल्स। द इंपल्स, ये माइनस साइन यही शो कर रहा है कि दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, मींस की अवे फ्रॉम वॉल जो होगा वही इंपल्स होगा, और मैग्नीट्यूड उसका mv होगा, डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द वॉल एंड नॉर्मल टू द। क्वेश्चन नंबर 36, जब भी कभी इस तरह का कोलिजन होगा, एक बॉडी है जिसका मास 4m है, दूसरा बॉडी है b जिसका मास 2m है, यह रेस्ट पे है, और यहां स्पेशली हमने मेंशन कर रखा है कि हेड ऑन कोलिजन हो, टारगेट रेस्ट पे हो, मींस की सेकंड मास रेस्ट पे हो। तो सॉल्व करने अगर चलेंगे तो पहले इनिशियल निकालें एनर्जी, फिर फाइनल निकालें। पहले तो आपको कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके वेलोसिटी फाइंड करने पड़ेंगे, काफी टाइम लगेगा। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला इन दिस सिचुएशन 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और यहां वैल्यू रख दिए, यह जो आया आपका 8/9, दिस इज द फ्रैक्शनल लॉस। जनरली इसका यूज हम लोग
न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में करते हैं, वही कॉन्सेप्ट वहां पर भी अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। यहां अगर दोनों बॉडी के मासेज में जितना कम, सपोज अगर दोनों बॉडी सेम मास के होते तो टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता, मींस कि यह 1 हो जाता। जितना ज्यादा का फर्क होगा उतना लॉस कम होता है, और यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस सेंटेंस को जरूर ध्यान रखें। ग्रेटर द डिफरेंस इन मासेस लेसर विल बी द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, और आपको चाहिए वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हमने निकाल दिया इतना, और फिर तो वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसे सॉल्व करेंगे 5 जूल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। मिनिमम वेलोसिटी का केस जब भी आए, दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कुछ इस तरह से, ऐसे ये है वर्टिकल, ऐसे कोई मास है यहाँ फिक्स्ड है स्प्रिंग से, यह मास m है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर फोर्स जो लगेगा वेट का फोर्स mg, ऊपर की तरफ टेंशन T। अगर इस पॉइंट को ए कह लें तो यहाँ पर टेंशन को हम TA कहेंगे। TA मैक्सिमम होता है, जब लोएस्ट पॉइंट पर होता है तो टेंशन मैक्सिमम होता है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो मिनिमम वेलोसिटी के केस में यहाँ पर अगर हम इसे कह लें B, इसे कह लें C, इस जगह की वेलोसिटी VA यह मैक्सिमम होगी, इस जगह की वेलोसिटी VB यह इस ए वाले वेलोसिटी से कम होगी, और यहां वेलोसिटी मिनिमम। ध्यान रहे यह वेलोसिटी एट C 0 नहीं होता, अगर यह 0 होने वाला हो C पर फिर यह कंप्लीट लूपिंग नहीं करेगा। और मिनिमम वेलोसिटी का जब भी केस रहे तो VA की वैल्यू जो आएगी वह होगी √5GR, VB की वैल्यू होगी यहां पर √3GR, और VC की वैल्यू होती है √GR। साथ साथ जब मिनिमम वेलोसिटी का केस रहेगा तो TA के टेंशन जो है वह 6 mg होते हैं मिनिमम वाले केस में, लेकिन यह 6 mg, और यहां पर टेंशन जो है TC यह 0 हो जाता है जब मिनिमम वेलोसिटी का केस हो। तो ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे, अगर आप याद रखेंगे ये डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। फिर से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 5m एक मास है, रेस्ट पे है, लेकिन मींस की इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, और 3 फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं ये। m मास वाले जो 2 फ्रैगमेंट्स हैं वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मींस की एक इधर है एक इधर है, और इनकी वेलोसिटी भी v दे रखी है, मींस की इनका मोमेंटम mv होगा, इसका मोमेंटम भी mv होगा। अब जो थर्ड मास होगा, नेट मोमेंटम को चूंकि 0 होना है, इट मींस की इन दोनों के मोमेंटम का सम थर्ड के मोमेंटम के बराबर होगा, लेकिन वह सम वेक्टर सम होगा। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो यह आएगा √2mv, और यही हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे कि 3m, इसके वेलोसिटी को अगर हम v' मान लेते हैं, v', तो वह v' हमने निकाल लिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, और v' आ गया √2v/3, और हमसे एनर्जी रिलीज पूछ रहा है। इनिशियली तो एनर्जी थी नहीं, तो इनिशियल एनर्जी 0, फाइनल एनर्जी इन तीनों की वेलोसिटी की वजह से होगी, इन दोनों की एनर्जी तो इक्वल है, दैट्स व्हाई हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाफ mv² को। थर्ड की एनर्जी में हाफ, उसके मास 3m, और v' के वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो एनर्जी रिलीज है वह आएगा 4/3mv²। द आंसर इज डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, इसमें ध्यान क्या रखना है, एक्चुअली आपसे पूछा गया है कि इस तरह का कोई सर्कुलर डिस्क है, ऐसा सर्कुलर डिस्क है, और ये 2 चीजों से बना हुआ है। बताएं कि इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस मींस की सेंटर के अबाउट जब ये रोटेशन करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैक्सिमम होना है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम तब होता है
जब मास से दूर रहें। आयरन की डेंसिटी ज्यादा, एल्युमिनियम की डेंसिटी कम, तो जिसके डेंसिटी ज्यादा, सेम वॉल्यूम अगर इसका इसका लेना हो तो इसके मास ज्यादा होंगे। मींस कि दिस इज हेवियर मेटल, दिस इज लाइटर मेटल। तो अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैक्सिमम करना है तो आउटर पोर्शन जो है उसको बना दे आयरन का और इनर पोर्शन को बना दे एल्युमिनियम का। और यही आपका फर्स्ट पार्ट है, ऑप्शन ए, कि एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। अंदर में एल्युमिनियम, बाहर से आयरन, और उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन 41, टू पार्टिकल सिस्टम है M1 M2, ऐसे है, ऐसे यहां पर सपोज कर ले यह है कोई मास M1, यह है मास M2, यह होगा सब, मान ले यहां पर है सेंटर ऑफ मास। अगर इसे आप पुश करके राइट में लाएंगे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा राइट में, इसे पुश करेंगे लेफ्ट में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट में। अगर सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट करना है तो अगर इसे शिफ्ट करते हैं तो इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। और सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें, अगर आपने ये क्या कहते हैं, पहले तो आपने किसको M1 को पुश किया है ना, तो M2 कितना मूव करेगा, M1 अपॉन M2 इंटू डी। अगर ये D मूव करेगा तो M2 करेगा M1 अपॉन M2 इंटू डी। अगर M2 D मूव किया हुआ रहता तो M1 कितना मूव करेगा, यह निकालने के लिए आपको M2 अपॉन M1 इंटू डी लेना पड़ता। तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। A drum of radius r and mass m rolls down without slipping, means कि this is the case of pure rolling motion। और उसके केस में आपको फ्रिक्शनल फोर्स का रोल कहा गया। ध्यान रहे कि जब तक ये रोलिंग नहीं होता रहता है, यहां से स्टार्ट जब करेगा तो स्लाइड करना चाहेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तब तो स्लाइड नहीं कर पाएगा, वह उसे रोटेट कराएगा। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता इस सरफेस पर तो यह स्लिप करता हुआ जाता। तो वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो इसको रोटेट भी कराता है और स्लिप भी होता है। स्लिप करता है अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फोर्स के कंपोनेंट की वजह से, और रोटेट करता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। लेकिन जैसे ही रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होने लगेगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मींस की नेट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा उस समय। और ऐसे कंडीशन में जब फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा ही नहीं तो वह वर्क डन भी नहीं करेगा, एनर्जी डिसिपेट भी नहीं करेगा, वह रोटेशनल मोशन को इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं करेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग के समय वह हो गया है जीरो। बेसिकली वह कुछ ट्रांसलेशनल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है रोटेशनल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 43 में ध्यान क्या देना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो पूछ रहा है वह पार्टिकल का नहीं, स्फेरिकल सेल का। और यह भी समझे प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर यह एक कोई स्फेरिकल सेल है, सेंटर इसका ये है, इनसाइड द सेल कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता। सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अगर इसका रेडियस r है तो फील्ड ग्रेविटेशनल अगर चाहिए G m अपॉन r स्क्वायर, अगर मास इसका m है तो। अगर इसके बाहर के किसी पॉइंट पर चाहिए फील्ड आपको जो कि डिस्टेंस स्मॉल r है तो वह हो जाएगा यहां r कैपिटल स्क्वायर की जगह स्मॉल r स्क्वायर। मींस की यहां अंदर में तो जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, और बाहर के पॉइंट पर जो है वह हो करके Gm अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। मींस की डिक्रीज करते जाता है। और यही वह फिगर है, फिगर बी। यहां देख रहे हैं यहां से यहां तक फील्ड है जीरो। यहां पर दिस इज द पोजीशन ऑफ द सरफेस जहां पर फील्ड हो गया है मैक्सिमम, और इसके बाद 1 अपॉन r स्क्वायर का डिपेंडेंस शो कर रहा है। सो आवर आंसर इज बी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ के केस में, सरफेस ऑफ द अर्थ के रेस्पेक्ट में जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो हाइट की वजह से तो सिंपल सा फॉर्मूला, यहां पर h का वैल्यू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है,
मींस की एच हो गया 2r, 1 + 2r अपॉन r मींस की 3। और ये सिंपल सा आंसर, ये 45 से 49 तक आपके एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। आसान होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ये देखें, एजर्सन में है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 50%, इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 125%। इसको निकाल करके देख सकते हैं, अदरवाइज भी यह निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इस काइनेटिक एनर्जी। अब आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन k = p²/2m होता है, तो इनिशियल तो ये है। फाइनली यह मोमेंटम इंक्रीज कर गया 50%, मींस की 150% हो गया, मींस की 1.5 p हो गया। और इस तरह से आपका फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वह 2.25 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस माइनस दिस मींस की दिस 2.25 ki माइनस ki मींस की 1.25 ki। और परसेंटेज चेंज जब चाहिए होता है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको रखेंगे k इनिशियल कैंसिल, 1.25 into 100 मींस की 1.125%। तो यह तो करेक्ट है ही। यहां एक चीज और भी देख रहे हैं आप कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब देखें p होता है mv, तो p² पर डिपेंड कर रहा है, मींस की m² v² पर डिपेंड कर रहा है, बट m तो एक कैंसिल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है स्क्वायर पर डिपेंड करता है वेलोसिटी के, जब ही तो ऐसा हुआ है। एंड सो आवर आंसर इज ए, मींस की बोथ आर करेक्ट, एजर्सन एंड रीजन, and reason is the correct explanation of Egerton. 46, a person standing on a rotating platform suddenly stretches his arms, the platform slows down. जैसे ही आर्म को स्ट्रेच करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा है, सिस्टम जो है प्लेटफॉर्म और पर्सन का, उसी के इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे केसेस में चूंकि टाउ एक्सटर्नल नहीं है तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, और अगर आई इंक्रीज किया है तो ओमेगा डिक्रीज करेगा। 47, स्पीड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इंक्रीजेज व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जब भी कभी प्लैनेट के ऐसे मोशन होंगे एलिप्टिकल पाथ पे, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं, केप्लर का फर्स्ट लॉ। तो यहां पे सन रहेगा अगर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द फोकस, ये दो फोकाई होते हैं। अगर सन यहां है, ये सपोज कर ले प्लैनेट्स है, जो ये ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है, जब फारदेस्ट फ्रॉम द सन रहेगा तो उस समय वेलोसिटी मिनिमम होती है, यहां पर भी मिनिमम, और जब नियरेस्ट टू द सन रहता है तो उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम तो mvr होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। जब r ज्यादा रहेगा v कम रहेगा, जब r कम रहेगा तो v ज्यादा होगा, और m तो कांस्टेंट होता ही है। इसलिए यह दोनों स्टेटमेंट सही है और आंसर आपका सॉल्यूशन ए होगा। बिल्कुल गलत। 48, एजर्सन, फ्रिक्शनल फोर्सेज आर नॉट कंजर्वेटिव, दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्सेस, बिल्कुल नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही एसोसिएटेड होता है कंजर्वेटिव फोर्स से, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्सेस के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होगा ही नहीं, एसोसिएट होगा ही नहीं। तो दोनों के दोनों रॉन्ग, एजर्सन भी और रीजन भी, एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी इज करेक्ट। 49, on a banked curved track vertical component of normal reaction provides the necessary centripetal force, बिल्कुल नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वह काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, तो एजर्सन गलत। रीजन में कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग, बिल्कुल गलत। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो टर्निंग हो ही नहीं सकता, सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। सो बोथ आर इनकरेक्ट, एजर्सन एज वेल एज रीजन, एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज डी। सिंपल सा क्वेश्चन, पुली मास का प्रॉब्लम है, और यहां पर आप देख रहे हैं
कि मासलेस पुली है, सिंपल सा इसका नीचे की तरफ तो लगेगा यहां पर 10G, यहां नीचे वेट का फोर्स लगेगा 5G। क्योंकि सेम स्ट्रिंग है इसलिए यहां पर टेंशन T, यहां पर भी टेंशन T। नेचुरली आप जैसा सोच सकते हैं, ये हेवियर है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन अटैच्ड बॉडी है इसलिए इसका एक्सेलरेशन अगर ये है तो इसका एक्सेलरेशन भी ये होगा। और इसी चीज के इसके इक्वेशन और इसके इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो यहाँ 10G - T इज इक्वल टू 10A, और इसका इक्वेशन जब बनाएंगे तो T - 5G इज इक्वल टू 5A। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दें, T कैंसिल, मींस की 5G इज इक्वल टू 15A, A इज इक्वल टू G/3। क्वेश्चन में रोटेशन का केस है, कह रहा है कि दो बॉडीज हैं A और B, मासेज उनके m और 2m हैं, लेकिन उनके काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल है। ट्रांसलेशन में जैसे के होता है p² 2m, बिल्कुल p का एनालोगस टर्म है l और m का एनालोगस टर्म है I। इसको अगर याद रख सकते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है बार बार, और इसको भी याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर k सेम है, इट मींस कि l² 2I, LA और LB दोनों के इक्वेशंस जो है वो सेम होंगे काइनेटिक एनर्जी के, और ये दोनों बराबर हो गए, 2 कैंसिल। हमें तो LA LB का रिलेशन चाहिए, LB² को लाएंगे इधर, अंडर रूट कर देंगे, आगे हमारे पास IA/IB। यहां पर ध्यान रहे, दे रखा है कि IB इज ग्रेटर देन IA, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो क्वांटिटी 1 से छोटा होगा, मीन्स की यह क्वांटिटी जब रूट भी करेंगे तब भी 1 से छोटा होगा। और अगर यह 1 से छोटा है, मीन्स की LA/LB जो है, LB इफ इट इज लेस देन 1, आप LB को इधर ले आएंगे तो LA इज लेस देन LB, मीन्स की LB इज ग्रेटर देन LA। केस स्टडी वाले क्वेश्चन जनरली सिंपल होते हैं। यहाँ गैलेलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के बारे में दे रखा है, सेम अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं हाफ GT² होगा, GN² होगा, और G का वैल्यू 10 जब लेते हैं तो यह हमारा आ जाता है 5, मीन्स की 5N²। अगर 1 सेकेंड है S1 तो यह होगा 5 × 1² मीन्स की 5 मीटर। अगर 2 सेकेंड्स का चाहिए तो 2 × 2 = 4, 5 × 20 मीटर, और 3 सेकेंड का चाहिए तो 3 × 3 = 9, 5 × 45 मीटर। आप चाहते, यहां पर हाइट ऑलरेडी दे रखा है, आप एक काम और कर सकते हैं, इसे 5 से डिवाइड कर दें और फिर अंडर रूट कर दें। इसी के अकॉर्डिंग 5 से डिवाइड करें और फिर अंडर रूट कर दें, और इस तरह से आपका आंसर निकल करके आएगा 3 सेकेंड। हाँ, यही अगर 3rd सेकेंड में होता तो यह फॉर्मूला नहीं, फिर तब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है SNF के लिए। अगर फ्री फॉल है, स्टार्ट कर रहा है, मींस की U 0 हो, तो सिंपली यहां पर आप यूज कर लेंगे 2n - 1 इंटू A/2 G/2 मींस की 5, मींस की S फर्स्ट अगर चाहिए होता तो कितना होता, 2 - 1 1 तो 5। ध्यान रहे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड सेम ही होता है। सेम वैसे ही अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड चाहिए तो 2 × 2 = 4 - 1 मींस की 3 × 5। जिस सेकेंड का भी चाहिए उसको डबल करके 1 माइनस कर दें। 5 सेकेंड का चाहिए तो 10 - 1 मींस की 9, 5 × 45। याद रहे, यहां पर 3 सेकेंड में किया है 45 मीटर, और सेम वैसे ही इसमें तो आपका आएगा 15 मीटर। इसको याद भी रख सकते हैं वैसे फ्री फॉल में। अगर 5th का चाहिए तो 9, 5 × 45, S 5th यह होगा 45 मीटर। 52 वाले सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि ग्राउंड पे पहुंचने के समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल 0, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है हर 1 सेकेंड में उतना स्पीड बढ़ जाएगा। तो 1 सेकेंड के बाद होगा 10, 2 सेकेंड के बाद होगा 20, 3 सेकेंड के बाद होगा 30, 3 सेकेंड्स का टाइम लगा था इसलिए वेलोसिटी होगा 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे 5th और 7th सेकेंड का रेशियो पूछा है, अभी बताए थे
2n-1 लेना है, स्टार्स फॉलिंग मींस की u0, तो 2n-1 होता है। अब पहली बार में फिफ्थ के केस में होगा 2 × 5 -1 मींस की 9, और सेवेंथ में 7 × 14 -1 मींस की 13, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट क्वेश्चन। यह hn जो है वहhnth का 25/9 है।hnth से 25/9 टाइम्स बड़ा है n सेकेंड का। और सिंपल सा अभी अभी देखे थे आप, अगर आप इसको अपॉन में ले जाएंगे तो बेसिकली आपके पास बच क्या रहा है, hn/hnth = 25/9। अब ये तो होता है, देखिए g/2 तोhnth में भी होता है, hn में भी होता है, तो g/2 तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर में है ये n², नीचे में जो है वो है 2n-1। ऐसा कौन सा वैल्यू है, अगर हम इसे 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 होगा, और 5 × 10-1 कर दे तो 9 होगा। मींस की 5 सेकेंड वह टाइम है जिसमें टोटल हाइट कवर जो होगा वो 5 सेकेंड से 25/9 टाइम्स होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।